अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो आज का लेक्चर है वो रिगार्डिंग डीएनए मैनिपुलेशन के बारे में है। ये फाइनल का जो है वो पहला लेक्चर है। तो डीएनए मैनिपुलेशन क्या है? बेसिकली डीएनए मैनिपुलेशन कह लें, जेनेटिक इंजीनियरिंग कह लें, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कह लें, या जेनेटिक मैनिपुलेशन भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि जब हम किसी भी चीज का डीएनए तब्दील कर देते हैं, किसी भी सेल का डीएनए तब्दील कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें तब्दीलियां ले आते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं डीएनए मॉडिफिकेशन या सेल जेनेटिक मॉडिफिकेशन। Change the genetic makeup of a cell। ठीक है, तो जब हम किसी भी सेल का जेनेटिक मेकअप जो है वो चेंज कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं डीएनए मैनिपुलेशन, जेनेटिक मैनिपुलेशन, डीएनए जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, तो जो डीएनए मॉडिफिकेशन के बाद जो डीएनए बनता है, आफ्टर मॉडिफिकेशन, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो मतलब ये बहुत सारे तरीकों से की जा सकती है। फॉर एग्जांपल जो एक मिनट जरा, ठीक है चलिए। तो ये बहुत सारे तरीके हैं मॉडिफाई करने के। कौन कौन से, मतलब अगर हम फॉर एग्जांपल कोई उसमें से जीन डिलीट कर देते हैं, या कोई जीन जो है उसमें ऐड कर देते हैं, जरूरी नहीं है एक या ज्यादा, मतलब सेट ऑफ जीन भी हो सकता है। addition of gene or genes, deletion of gene or genes, या मतलब किसी किसी जीन को हम जो है वो पहले से मौजूद है उसको हम ओवर एक्सप्रेस कर लें, मतलब एक्टिवेशन कह लें, एक्टिवेट या रिप्रेस द इफेक्ट ऑफ जीन। ठीक है, आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे जो कि इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो उनको भी हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करके जो है जीन का जो एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये 3-4 मेथड है। या फिर इसके अलावा ये है कि हम जो उसमें म्यूटेशन इस तरह की इंट्रोड्यूस करवाएं जिससे भी उसका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाए, तो तीसरा आप कह सकते हैं म्यूटेशन। चौथा, तो बेसिकली वो सारे म्यूटेट ही करना है। जैसे भी जब जब भी आप जीन को उसका जेनेटिक मेकअप जो अगर चेंज करते हैं उसको आप म्यूटेट करते हैं बेसिकली। ठीक है,
तो ये सारे जो है वो तरीके हैं डीएनए मॉडिफिकेशन के या जेनेटिक इंजीनियरिंग के। तो जो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था वो पॉल बर्ग ने बनाया था। आई थिंक इन 1971 या 2 था मेरे ख्याल में, ठीक है। तो पॉल बर्ग पहला साइंटिस्ट था जिसने दो वायरसेस जो थे उनके डीएनए को आपस में मिक्स किया था, ठीक है। तो जो क्योंकि अब दो डीएनए अलग सोर्सेस से उन्होंने उनको मिक्स किया जाए तो उसको नेट जो डीएनए बनेगा उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे क्योंकि रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पॉल बर्ग वाज फर्स्ट साइंटिस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसने जो है वो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, ठीक है। और उसके बाद फिर 1973 में एक साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, एक कोहन था, ठीक है, और एक और साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलके जो है फर्स्ट जीएमओ बनाया था, फर्स्ट जीएमओ बैक्टीरिया बनाया था। क्योंकि अब इसका जो डीएनए क्योंकि ये जो है वायरस जो है वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए जो है उसको हम ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, उसको हम सिर्फ कहेंगे कि उसने डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, ठीक है। लेकिन जो क्योंकि उसने कोहन और एक और साइंटिस्ट था बॉयर, ठीक है, इन दोनों ने जो है फर्स्ट जीएमओ बनाया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म व्हिच वाज अ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्होंने ये बनाया था। फिर उसके बाद 1974 में एक और साइंटिस्ट था जायरिश, उसने फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल बनाया था, फर्स्ट एनिमल जीएमओ कह रहे हैं, ठीक है, या फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे जो ये है जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जो के बारे में। इसके बाद हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जो टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन सी हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और डीएनए मैनिपुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। तो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं? सबसे पहले जो टेक्निक यूज करते हैं और बहुत कॉमनली यूज करते हैं वो है डीएनए एक्सट्रैक्शन या आरएनए एक्सट्रैक्शन। तो बेसिकली डीएनए और आरएनए एक्सट्रैक्शन में को हम जनरली जनरलाइज करके लिखें तो हम इसको न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन जो है उस वो लिख सकते हैं, मतलब उसको अगर हेडिंग देना चाहते हैं उसको तो कैसे करते हैं। डेफिनेटली ये जो काम है सारा हम इन विट्रो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि ये एक जो है ट्यूब है, एपेंड ऑफ ट्यूब ले लें, या अगर बड़े बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो आप फॉल्कन ट्यूब होती है उसमें भी कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी पॉसिबल है लेकिन उसको थोड़ा कवर करना पड़ेगा, ठीक है। पर कोई भी ट्यूब आप ले लें उसमें जो है आपने सेल ले लेने, सेल मतलब कोई भी जो प्लांट पार्ट्स हैं जहां से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो वो वाला पोर्शन हम लेंगे, ठीक है। तो इसमें डाल देंगे। डीएनए एक्सट्रैक्शन के बहुत सारे मेथड हैं, जो जनरल सा मेथड है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने सेल डाल दिया और इसके बाद जो है सबसे जो
पहला काम करते हैं वो हम इसमें डाल देते हैं लाइसिस बफर। ठीक है, अब लाइसिस बफर जो है जैसे नाम से जाहिर है कि मतलब वो लाइस कर देता है। लाइसिस मतलब बफर का मतलब ये है कि ये सेल को तोड़ फोड़ देता है, सेल वॉल ब्रेक कर देता है। उसका जो न्यूक्लियस की जो वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको ही ब्रेक कर देता है, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो है आमतौर पे हम सरफेक्टेंट्स यूज करते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। यूरिया को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट मेथड्स में लोग डिफरेंट तरह के लाइसिस बफर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जो है हम ये आप ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले जो है वो लाइसिस बफर इस्तेमाल करते हैं। लाइसिस बफर का काम जो है वो सेल के जो सेल को तोड़ना है। ठीक है, बेसिकली वो सेल को ब्रेक कर देता है। तो जब सेल को ब्रेक कर देता है तो उसके बाद जो है ठीक है, अच्छा इसमें जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो उसका जो सेल डेब्रिस होंगी वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और जो जब इसको जो है वो ट्रांसफर कर देंगे इसके अंदर दूसरी प्लेट्स दूसरे ट्यूब के अंदर, तो इसमें जो है वो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा और प्रोटीन मौजूद होगी। ठीक है, अच्छा अब जो है इसको हम न्यूक्लिक प्रोटीएज से अगर हम ट्रीट कर दें, ठीक है, तो अगर हम इसको प्रोटीएज से ट्रीट कर देंगे तो इसके अंदर जितनी प्रोटीन्स मौजूद होंगी वो डिग्रेड होकर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास क्यूब में बचेगा सुपरनेटेंट जो होगा, सुपरनेटेंट कहते हैं जो उसके ऊपर जो मतलब ऊपर वाले हिस्से में जो रह जाता है, मतलब जो लिक्विड फॉर्म में होता है, डेब्रिस जो होती है नीचे बैठ जाती है और सुपरनेटेंट जो है वो ऊपर आ जाता है। फिर उसके बाद जो है हम इसको ट्रीट करेंगे आरएनएज 1 के साथ। आरएनएज आरएनएज के साथ ट्रीट करने का मकसद ये है कि अगर हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आरएनएज के साथ इसको ट्रीट करेंगे, और आरएनए के साथ जब इसको ट्रीट करेंगे तो इसमें इसके अंदर जितना भी आरएनए मौजूद होगा वो जाया हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, सिर्फ इसके अंदर डीएनए जो है वो बच जाएगा। ठीक है, और अगर हम आरएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो फिर हम डीएनए के साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो डीएनए के साथ ट्रीट करने की वजह से इसके अंदर जो डीएनए होगा वो खत्म हो जाएगा और आरएनए रह जाएगा। ठीक है, दोनों से ट्रीट नहीं करना, ये आप ध्यान में रखेंगे, पहले या आरएनए से ट्रीट करेंगे या आरएनए से ट्रीट करेंगे। आरएनए वो एंजाइम होंगी जो आरएनए को डिग्रेड कर देंगे और डीएनए वो एंजाइम होंगी जो डीएनए को डिग्रेड कर देंगे। तो अगर हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो इसको हम आरएनए से ट्रीट करेंगे ताकि जो है वो आरएनए खत्म हो जाए और डीएनए बच जाए। और अगर हम डीएनए से ट्रीट करेंगे तो इसके अंदर जो डीएनए होगा वो खत्म हो जाएगा और हमारे पास आरएनए बच जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो सुपरनेटेंट आया उसके अंदर हमारे पास जो है वो आरएनए, इसके अंदर मतलब आरएनए या डीएनए मौजूद है डिपेंडिंग ऑन द लास्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, अब इसको जो है हम दोबारा जो है वो सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे या इसको वैसे ही लाते रहे। सेंट्रीफ्यूज करने से ये होगा कि जो डीएनए है वो पैरेट बन जाएगा, डेब्रिस की फॉर्म में नीचे पैरेट डीएनए या आरएनए जो है वो यहाँ पे जब इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ पे पैरेट की शक्ल में यहाँ पे व्हाइट कलर का यहाँ पे नजर आएगा आपको। ठीक है, और बाकी जो सुपरनेटेंट है उसको हम जाया कर देते हैं और वो जो है डीएनए फिर इसको जो है, हाँ सॉरी, इसको हम ट्रीट करते हैं विद इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल से भी करते हैं, प्रोपेनॉल से भी करते हैं, मतलब जो जो भी इस फैमिली के मेंबर होते हैं उनसे हम ट्रीट करके ये जो होते हैं ये जो इथाइल अल्कोहल होता है, बेसिकली अल्कोहल में फैमिली के जितने मेंबर्स हैं ये सारे इसको पैलेटिंग में जो है ना इसको जो है प्रेसिपिटेशन में मदद देते हैं आरएनए की। ठीक है, तो इसको मतलब इथाइल अल्कोहल डाल के इसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे
तो इससे जो है वो इसकी पैलेट बन जाएगी, और जो है फिर उसके बाद सुपरनेटर को हम ज़ाया कर देंगे, और इसके अंदर जो है हम पानी डाल देंगे। तो पानी से डालने से ये होगा कि ये जो है उसमें पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आरएनए या डीएनए एक्सट्रैक्शन का तरीका। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको पीसीआर भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक मशीन होती है उसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, या उसको पीसीआर मशीन भी कहते हैं आम फॉर्म में, लेकिन उसको अगर टेक्निकली कहें तो हम थर्मोसाइक्लर कहेंगे, क्योंकि वो उसको जो है साइकिल्स में है वो टेम्परेचर, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है डिफरेंट साइकिल्स का, वो उसको प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए हम उसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ये डीएनए की जो कॉपीज होती हैं उसको डीएनए की कॉपीज बनाने के लिए, या टू एम्पलीफाई specific region of the DNA molecule। ठीक है, तो बेसिकली ये एम्पलीफाई करता है डीएनए का स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल हम पर्टिकुलर जीन को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, तो उस जीन को जो है वो एम्पलीफाई करके बहुत ज्यादा तादाद में पैदा कर देगा, उसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो बना देगा, बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो विद इन 2 आवर्स जो है वो बिलियंस ऑफ कॉपी जो है वो तैयार कर देता है। दो घंटे के अंदर किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल की जो पर्टिकुलर जो सेगमेंट है उसकी बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो तैयार कर सकता है। पूरे होल जीनोम को जो है वो कॉपी करने की फैसिलिटी इसके अंदर नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज जो है इस्तेमाल करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है वो 0.1 से 10 किलो बेस पेयर तक। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि 100 से 10,000 बेस पेयर तक। ठीक है, इतने बेस पेयर जो है ये एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन जो इसका सिस्टम है ये इसको अलाउ करता है 40 किलो बेस पेयर तक। और आपको पता है कि जो जीनोम होता है वो बिलियंस बेस पेयर में होते हैं। ठीक है, इसलिए जो है ये कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स जो है उसको वो कॉपी करने की जो है एहलियत रखता है, इससे ज़्यादा जो है वो ये इसको एम्पलीफाई नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, अच्छा तो उसके बाद फिर आते हैं हम इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो पीसीआर के लिए चाहिए होती है। पीसीआर आपको शायद याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा था, बिल्कुल ही जो है इसको हल्का सा एक इसका रिव्यू लिया था, या आप कह लें कि सिर्फ डेफिनेशन देखी थी। आज के लेक्चर में हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पीसीआर के
सबसे पहले तो होगा डेफिनेटली डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, या आप टेम्पलेट कह रहे हैं, डीएनए मॉलिक्यूल टेम्पलेट जिसकी हमने कॉपी तैयार करनी है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा प्राइमर्स, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाएंगे प्राइमर्स। दो तरह के होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। ये मैं भी आपको बनाना सिखाता हूँ, रिवर्स प्राइमर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास डीएनटीपीस, इसको मतलब डीऑक्सी डीऑक्सी नाइट्रो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मतलब मतलब जो जितने भी डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ए टी, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये मतलब बेसिकली इनको जो है वो हम डीएनटीपीस कहते हैं। सॉरी, डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो है आमतौर पे जो हम पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज के डीएनए जो नेचुरल जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है उसका टेम्परेचर कंसीडर करेंगे, हम ह्यूमन बॉडी की बात करें 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन जो हम जिस फॉर एग्जांपल अगर हम उसको पीसीआर मशीन में हम इसको यूज कर रहे हैं तो वहां पे टेम्परेचर जो है बाज़ दफा 98 90 100 तक टेम्परेचर भी देना पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से हम वो वाला डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे जो कि इतने ज्यादा टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। तो फिर हम इस ये डीएनए जो डीएनए पॉलीमरेज है इसको हम एक स्पेशल बैक्टीरिया है थर्मस सिक्वेटिकस, ठीक है, उसका नाम है, उसमें से जो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो है उसको हम यूज करते हैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है ये टेम्परेचर तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है बर्दाश्त कर सकता है। गर्म इलाकों में पाया जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये बर्दाश्त कर सकता है। तो इसको हम आमतौर पे कहते हैं टैप पॉलीमरेज। थर्मस सिक्वेटिकस जो है इसका बैक्टीरिया का नाम है, जिससे ये डीएनए पॉलीमरेज जो है हम हासिल करते हैं। डीएनए हो गया, प्राइमर हो गया, डीएनटीपीज हो गई और डीएनए पॉलीमरेज हो गई। मेरा ख्याल है इतने ही जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाँ, बफर सॉल्यूशन, सॉरी, पांचवा जो है वो बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन जो है उसको वो रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है उसको बफरिंग, उसको मतलब जो बेसिकली सिचुएशन को बफर करने की कोशिश बफर कर देता है, ठीक है, मतलब उसको जो प्रॉपर एनवायरनमेंट होती है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे इसके बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब हम थोड़ा सा प्राइमर को डिस्कस करके फिर उसके बाद जो है आगे इसके जो स्टेप्स हैं वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम देखेंगे प्राइमर क्या होता है। इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड
न्यूक्लिक एसिड is a short single stranded nucleic acid which is used to initiate replication or polymerization। ठीक है बच्चों, तो हम जैसे रेप्लिकेशन स्टडी कर रहे थे उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बगैर प्राइमर के काम स्टार्ट नहीं करता। पहले जो प्राइमर आके अटैच होगा तो उसके बाद जो है आगे डीएनए पॉलीमरेज अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जब डीएनए प्राइमर्स मौजूद नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम स्टार्ट नहीं करेगा। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके जो क्राइटेरियाज हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है उसके लिए, अब दो तरह के प्राइमर्स होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर, टू टाइप्स, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। रिवर्स प्राइमर वो भी उसके साथ डिस्कस करते हैं। इसके साथ हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि प्राइमर बनाने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया जो है उसको फॉलो करना जरूरी होता है। जो हम प्राइमर बना रहे हैं उसको उसका जो सीक्वेंस है वो यूनिक होना चाहिए। मतलब जिस जो सीक्वेंस हमने डीएनए मॉलिक्यूल को प्रोवाइड किया है वो सीक्वेंस जो है वो उस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होना चाहिए इन द सेंस कि अगर फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप जो है डीएनए ये फॉर एग्जांपल ये डीएनए मॉलिक्यूल और आप सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, और लेकिन मसला ये है कि जो आपने प्राइमर बनाया है फॉर एग्जांपल यहाँ से वो यहाँ पे मौजूद है, आपने सिर्फ ये वाला पोर्शन देखा है यहाँ पे प्राइमर मौजूद है और आपने यहाँ से बना दिया है, लेकिन इसके अलावा ये वाला प्राइमर यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। ठीक है, सीक्वेंस जो है, ठीक है, तो इससे इससे क्या नुकसान होगा, तो कोई जो जो पॉलीमराइजेशन होगी, कोई जो प्राइमर है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और पॉलीमराइजेशन शुरू कर देगा, कोई जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगा और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करेगा, और कोई जो है वो यहाँ पे आके अटैच होगा इस जगह और पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसका जो है ये नुकसान होगा कि बहुत ज्यादा जो है वो मतलब एम्प्लीफिकेशंस जो है वो प्रॉपरली आपकी नहीं होगी, आपको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डीएनए प्रॉपरली आपका जो रिक्वायर्ड डीएनए है वो आपको नहीं मिल सकता। रिक्वायर्ड जो आप डीएनए का पोर्शन है, सेगमेंट जिसको आप एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं वो सिर्फ एम्पलीफाई नहीं है, उसके अलावा बहुत सारे डीएनए जो है वो भी उसके साथ एम्पलीफाई हो जाएंगे, मतलब एक नॉइजी कंडीशन हो जाएगी, अनवांटेड डीएनए भी जो है वो आपको एम्पलीफाई हो जाएगा। तो आप इसलिए जो है वो कोशिश करते हैं कि जो आप प्राइमर बनाए वो यूनिक सीक्वेंस हो, वो सिर्फ जिस जगह का प्राइमर आप बना रहे हैं सिर्फ उस जगह मौजूद हो, उसके अलावा जो है वो वाला सीक्वेंस कम से कम जो है वो किसी और जगह मौजूद ना हो। तो एक इसका ये है कि सीक्वेंस शुड बी यूनिक। दूसरा जो है क्राइटेरिया ये है कि ये आमतौर पे जो है वो 15 से 30 बेसिस लॉन्ग होता है। ठीक है, आमतौर से 15 से 20 जो होते हैं बेसिस के ऊपर ये होता है प्राइमर, 15 से 30 के ऊपर, और मतलब इससे तो थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा भी हो सकता है, लेकिन जो है यूजुअली जो हम प्राइमर पीसीआर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इतनी उसकी लेंथ होती है। और एक ये है कि आमतौर पे जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 20 से 22 तक जो है बेसिस तक जो है वो मुश्तमिल होता है, वो इतना लंबा जो है इसमें प्राइमर जो है वो यूज करते हैं। फिर उसके बाद जो है
It should not form hairpin like structure. इसका मतलब ये है कि जो इसका जो हमने हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल उसका सीक्वेंस इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो आपस में ही अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होगा तो ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना देगा आपस में ये बॉन्डिंग करके। ठीक है, तो मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए कि वो आपस में ही बॉन्ड बना के तो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर बना दें। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह का होना चाहिए, मतलब ये आपस में बॉन्डिंग ना कर सकें। अब आप कहीं पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी बॉन्डिंग करता है, यहाँ पे होता है, तो फिर यहाँ पे इसकी बॉन्ड नहीं हो सकेगी, आगे फर्दर उसका बॉन्ड नहीं हो सकता, फर्दर उसका बॉन्ड नहीं हो सकता। मतलब ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर इस फॉर्म में जो है वो ये नहीं बना सकेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर होगा ए टी जी सी ए टी, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर भी होगा तो ये हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो बना लेगा आपस में ही बॉन्डिंग करके जो है वो इस तरह की शक्ल में। फॉर एग्जांपल जो एक स्ट्रेट फॉर्म में जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, आपस में बॉन्ड बना देगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम रेप्लिकेशन और अच्छा एक और है कि इनका बोथ द प्राइमर्स, दो प्राइमर्स में हमें बताया कि दो प्राइमर्स होते हैं, फॉरवर्ड प्राइमर्स और रिवर्स प्राइमर। बोथ द प्राइमर्स should have similar melting point। मतलब मेल्टिंग पॉइंट का वो मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होके डीएनए मॉलिक्यूल के साथ जाके बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो वो उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या अनीलिंग पॉइंट भी उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर दोनों का सेम होगा तो एक हम टेम्परेचर देंगे, उस पे जो है वो जाके दोनों जो है वो अटैच हो जाएंगे, मतलब सिमिलर टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे। दोनों जो फॉरवर्ड प्राइमर भी और रिवर्स प्राइमर भी जो हैं वो दोनों जाके यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक साइड पे और दूसरा जो है वो दूसरे प्राइमर की दूसरे साइड पे जाके अटैच होगा। लेकिन अगर हम उसको वो टेम्परेचर डिफरेंट दे दें तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर टेम्परेचर में। फॉर एग्जांपल 4-5 डिग्री का डिफरेंस है तो कोई तो टेम्परेचर नहीं है। फॉर एग्जांपल एक प्राइमरी का टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरे का 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो हम उसको 60 टेम्परेचर दे देंगे तो जो है वो दोनों का काम उस पर चल जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा टेम्परेचर में तो वो डेफिनेटली जो है वो प्रॉब्लम काज करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी एक जैसा होना चाहिए। तो ये तो मतलब क्राइटेरिया आ गया कि जो हम प्राइमर डिजाइन करते हैं उसमें हमें क्या चीज जो है वो ज़हन रखनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो प्राइमर डिजाइन करना हम देख लेते हैं थोड़ा सा, प्राइमर होते कौन से हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ए ठीक है, कंसीडर करेंगे फॉर एग्जांपल ये हमारा जो है, तो आपको पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसका दूसरा स्ट्रैंड भी साथ में लगाते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा
ठीक है, टी ए सी जी टी जी सी ए टी जी जी ए टी सी सी जी ए टी सी सी जी जी टी टी ए और ये आ गया टी सी सी जी 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 ए टी टी सी सी टी टी ए जी सी टी ए जी सी ए सी जी टी टी ए जी टी। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जाम्पल जो ये है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा ये वाला होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो हम जो फॉरवर्ड प्राइमर बनाते हैं, ठीक है, जो भी फॉरवर्ड प्राइमर बनाएंगे वो हम किसी भी एक स्ट्रैंड का, मतलब 3 टू 5 या 5 टू 3 का एज सच शुरू वाला क्वेश्चन नहीं, डेफिनेटली आपने देखना होगा उसमें जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। उसमें अगर ए और ए टी जो है वो एक चीज है और सी जी जो है वो एक चीज है, क्योंकि सी और जी के दरमियान ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, तो वो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है उसको ब्रेक करने के लिए या उसको करने के लिए, तो ए और टी के दरमियान डबल बॉन्डिंग होती है। तो हमने ए और टी की मिकदार और सी और जी की मिकदार जो है वो बराबर रखनी है तकरीबन, मतलब एग्जैक्ट 50% ना भी हो तो मतलब थोड़ा बहुत फर्क हो उसमें, मतलब 55 45 इस तरह का जो है वो देखिए। अगर ये हम वो रखेंगे ए और टी और जी और सी की जो वैल्यूज जो हैं वो तकरीबन इक्वल रखेंगे, तो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी तकरीबन इक्वल बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि जो फर्स्ट जो फॉरवर्ड प्राइमर होता है वो एज इट इज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 टू 5 से जो है ये वाला पोर्शन उठा लेते हैं। ठीक है, ये वाला प्राइमर जो है ये आपका फॉरवर्ड प्राइमर हो जाएगा। अच्छा, तो जब हमारा डीएनए मॉलिक्यूल जो है जब हम इसको एम्पलीफाई करेंगे तो सबसे जो पहला प्रोसेस होता है वो इनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, अब ये दोनों टेम्पलेट जो है वो अलग-अलग हो जाती हैं, ये अलग, ये डीएनए मॉलिक्यूल अलग हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, दोनों में डिनेचरेशन करते हैं हम, जिसके वजह से इनके दरमियान बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो जाती है, और बॉन्डिंग खत्म होने की वजह से जो है ये दोनों जो है वो मॉलिक्यूल अलग-अलग हो जाते हैं, और फिर जो है फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो, अच्छा अब ये वाला फॉरवर्ड प्राइमर है, अब डेफिनेटली ये इसकी तरह का होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा तो यहां पे आके अटैच हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो इसके साथ क्योंकि अटैच होगा आके, तो ये इसको एम्पलीफाई करेगा, इसके साथ जो है वो इसका जो दूसरा पोर्शन होगा उसको बनाता जाएगा। और जो ये फॉरवर्ड प्राइमर होता है, फॉरवर्ड प्राइमर जो है, अब जेन में एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो अब ज्यादा बात नहीं करते, हम सिर्फ 3 टू 5 का ले लेते हैं। 3 टू 5 वाला जो मॉलिक्यूल है, डीएनए मॉलिक्यूल, उसको एग्जैक्टली उसके शुरू वाला पोर्शन भी नहीं, मतलब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए शुरू में से फर्स्ट पोर्शन में से, मतलब 3 प्राइम वाली साइड से, ठीक है, कोई भी पोर्शन हम उठा लेंगे उसको हम कह देंगे कि ये फॉरवर्ड प्राइमर है। ठीक है, अच्छा और जो रिवर्स प्राइमर है उसको क्या करेंगे, अच्छा अगर प्राइमर बना रहे हैं तो एक ही स्ट्रैंड से बना रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड से नहीं बना सकते आप प्राइमर। ठीक है, फॉरवर्ड प्राइमर जिस स्ट्रैंड से बना रहे हैं, रिवर्स प्राइमर भी उसी स्ट्रैंड से बना रहे हैं। तो अगर जैसे हमने 3 टू 5 प्राइमर 3 टू 5 प्राइम वाले जो स्ट्रैंड है उसको यूज कर रहे हैं, इस वाले स्ट्रैंड को, ब्लैक वाले को, तो हमने जो रिवर्स प्राइमर बनाएंगे वो भी
हम यहीं से बनाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे ये हमें जो मिला है हमारे क्राइटेरिया के बेस के ऊपर जो बेहतरीन क्वेश्चन मिला है वो हमें ये वाला मिला है, मिसाल देगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हम इसका जो रिवर्स कॉम्प्लीमेंट है वो बनाएं। अब रिवर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये होगा ना, जैसे ये पढ़ा हुआ ए सी जी टी ए, सॉरी ए सी जी टी टी ए जी टी, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और रिवर्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो आखिर में है वो पहले आ जाएगा, ठीक है। तो रिवर्स कॉम्प्लीमेंट इसका ये हो जाएगा, इस वाले पोर्शन इसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट ये होगा टी जी ए टी टी जी सी ए, ठीक है बच्चों। अब जो ये वाला प्राइमर था, ये 3 to 5 हमने बनाया था, तो वो यहां पे आके अटैच होगा 3 प्राइम टुवर्ड्स 5 प्राइम, ये 3 प्राइम टुवर्ड्स 5 प्राइम में है, तो ये भी होगा। तो ये वाला जो है 3 प्राइम टुवर्ड्स 5 प्राइम, प्राइमर जो बनाते हैं इस शेप में बनाते हैं। तो अब ये वाला प्राइमर जो है वो यहां पे आके अटैच हो जाएगा इस प्राइमर के साथ। मतलब जो हमने जो फॉरवर्ड प्राइमर बनाया है वो 5 to 3 प्राइम के साथ अटैच हो जाएगा यहां पे, और अपनी जो है एप्लीकेशन स्टार्ट कर देगा 5 to 3। और ये वाला प्राइमर जो है वो यहाँ पे इसके साथ आके अटैच हो जाएगा दूसरे टेम्पलेट के साथ, और जो है वो अपनी जो पोलिमराइजेशन है वो अपनी जो है वो कंटिन्यू कर देगा यहाँ पे आके, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्राइमर्स जो है वो डिजाइन करने की समझ आ गई होगी। तो जो है इसके बाद हम जो है इसके जो स्टेप्स हैं डिफरेंट पीसीआरस के, उनको हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है इनिशिएशन। ठीक है, अच्छा तो ये बेसिकली नॉर्मल स्टेप नहीं है, पहला स्टेप है, बुनियादी स्टेप है इनिशिएशन, इसलिए जो है इसको हम बार बार रिपीट, ये साइकिल के अंदर नहीं आता है, ठीक है। एक दफा इसको जो है वो स्टार्ट करने के बाद बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, क्योंकि पीसीआर जो है वो एक साइकिल है, साइकिल बार बार जो है वो रिपीट हो रहा होता है। लेकिन जो जो पहला स्टेप है इनिशिएशन, वो जो है
बार बार रिपीट नहीं होता है। तो ये बेसिकली इसको हार्ड स्टार्ट भी कहते हैं। टू एक्टिवेट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज हम यूज कर रहे होते हैं वो एक जो है ऐसे बैक्टीरिया से लिया जाता है जो हाई हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहता है। तो हम उसको जो है वो एक्टिवेट करने के लिए 98 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना होता है। तो अगर वो टेम्परेचर जब हम प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको तकरीबन जो है वो 96 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये सारा जो प्रोसीजर होता है वो एक मशीन होती है थर्मोसाइक्लर, उसके अंदर जो है ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। तो इस थर्मोसाइक्लर का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे होते तो हम हमारे पास ये मशीन पड़ी हुई है, हम आपको दिखा देते कि ये कैसे चलता है। तो थर्मोसाइक्लर जो है उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर जो है नीचे फॉर एग्जांपल जिसमें हम ट्यूब्स रखते हैं बेस पे, वो इस तरह की कुछ बनी होती है, उसके अंदर हम ट्यूब्स जो है वो रख देते हैं। छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, पीसीआर ट्यूब्स भी कहते हैं उनको। ठीक है, छोटी अप एंड डाउन ट्यूब्स कह रहे हैं आप। ठीक है, तो वो ट्यूब्स जो होती हैं उनमें हम वो नीचे जो है उसको टेम्परेचर 96 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए। ठीक है, तो इतना टेम्परेचर जो है वो काफी होता है जो मतलब उसको एक्टिवेट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो है यहाँ पे रेगुलर, इसके बाद जो है साइकिल स्टार्ट हो जाता है। जो 3 स्टेप है वो साइकिल में आते हैं। ठीक है, पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, उसके बाद जो है साइकिल स्टार्ट हो गया। साइकिल का पहला स्टेप जो है वो है डीनेचुरेशन। अब जैसे कि हमने देखा कि डीएनए के जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है और उसको हमने उसकी ब्रेक करना होता है, रेप्लिकेशन, मतलब ये पीसीआर बेसिकली रेप्लिकेशन की तरह का प्रोसीजर है। तो उसमें हमने उसका जो बॉन्ड्स होंगे उनके अंदर उसको ब्रेक करना है। तो उसमें तो रेप्लिकेशन के अंदर तो हमारा एक एंजाइम होता है हेलिकेज, वो हम ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इनके दरमियान बॉन्डिंग है वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पे जो है हम वो नहीं कर रहे, उसको टेम्परेचर जो है वो हायर टेम्परेचर देके तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो खत्म कर देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो भी टेम्परेचर जो है वो 94 से 98 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो होता है वो टेम्परेचर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ 20 टू 40 सेकंड्स। ठीक है, इतना जब हम इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो खत्म हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है और दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं। ठीक है, और फिर जो है एक स्ट्रैंड के साथ जो है, अच्छा अब दूसरा स्टेप आ जाता है, इसमें डीनेचुरेशन हो गई थी, दूसरा स्टेप जो है वो आ जाता है अनीलिंग। ठीक है, अनीलिंग का मतलब होता है ज्वाइन करना, अनील कर देना। ठीक है, तो अब जो प्राइमर्स होते हैं, ठीक है, वो प्राइमर्स जो हमने बनाए थे फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर, तो फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो एक स्ट्रैंड के साथ फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो जाके अटैच हो जाता है और दूसरे स्ट्रैंड के साथ रिवर्स प्राइमर जो है वो जाके अटैच हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, फॉरवर्ड प्राइमर जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया और ऐसे उसने बना दिया। ठीक है, और रिवर्स प्राइमर जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो गया दूसरे स्ट्रैंड के साथ और उसने यूं इसको बना दिया। ठीक है, तो ये अच्छा, अब ये अनीलिंग का टेम्परेचर जो है, अनीलिंग का मतलब होता है कि उसको जाके अटैच हो जाना। ठीक है, तो ये आमतौर पे हम जो टेम्परेचर को प्रोवाइड करते होते हैं वो होता है 55 टू 65 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 50 टू 65 भी कर सकते हैं। तो इतना टेम्परेचर होता है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और ये हम इसको प्रोवाइड करते हैं फॉर, मतलब रिगार्डिंग द अनीलिंग आप क्या लेंगे 30 सेकंड टू 1 मिनट तक जो है 30 टू 60 सेकंड जो है वो अनीलिंग टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया जाता है। तो उसकी वजह से अनीलिंग टेम्परेचर जब इसको मिलता है तो प्राइमर्स जो है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं अपने रिक्वायर्ड जगहों के ऊपर और फिर जो है
तीसरा स्टेप आ जाता है इलॉन्गेशन या पॉलीमराइजेशन। तो हमने देखा था कि जो अनीलिंग में जो है वो आमतौर पे जो ये वाला जो है पोलराइजेशन ये 75 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो है ये कैरी ऑन किया जाता है। ये टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। अच्छा, अब इस टेम्परेचर जो इलॉन्गेशन और पोलिमराइजेशन ये स्टेप जो है वो रेप्लिकेशन में भी हमने देखा था। ठीक है, तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो काम करना शुरू कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए तो ये टेम्परेचर चाहिए, दूसरा जो है उसको प्राइमर चाहिए। ठीक है, प्राइमर भी लग गया और ये टेम्परेचर उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल गया, तो उसने अपना काम शुरू कर दिया। उसने जो है बिल्डिंग जो है उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, अच्छा सेल के अंदर तो जब रेप्लिकेशन हो रही होती है सेल के अंदर तो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो सेल के अंदर मौजूद होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन की शेप में। यहाँ हम जो है आर्टिफिशियल जब हम उसको डिस्कस करें तो मैंने बताया था डीएनटीपीज ऐड करते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये वही ATCG जो है वो इस शेप में जो है इसको यूज करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की शक्ल में। तो ये डीएनटीपीज जो है वो काफी सारी मिकदार में उसको दे देते हैं, तो उससे जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो एम्प्लीफाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो स्टेप है ये हम तकरीबन 1 मिनट तक जो है इसको प्रोवाइड करते हैं या 60 सेकंड तक कह लें। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये इलॉन्गेशन हो जाती है इसकी। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो ये वाला 3 स्टेप जो हैं ये साइकिल में हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल बन गए डीएनए के। एक ये पहले हमारे पास कंसीडर करें, पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल था। ठीक है, उससे ये दो मॉलिक्यूल बन गए। वो पर्टिकुलर रीजन, सारे डीएनए का नहीं, सिर्फ वो पर्टिकुलर रीजन जिसको हम एम्प्लीफाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक मॉलिक्यूल ये बन गया और एक मॉलिक्यूल ये बन गया। अब क्या होगा जब यहां से स्टार्ट होगा डीनेचरेशन, तो ये दोनों मॉलिक्यूलों के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो खत्म हो जाएगी और इसकी भी खत्म हो जाएगी, दोनों भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा जब अनिलिंग होगी तो इसके साथ अलग इसके साथ दूसरा जो एक डीएनए वाली प्राइमर इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक प्राइमर इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक प्राइमर इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक प्राइमर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो अगेन पॉलीमराइजेशन होगी तो वो जो है वो फिर 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। फिर अब दोबारा डीनेचुरेशन होगी, वो चारों मॉलिक्यूल जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, फिर अनीलिंग होगी, चारों के साथ जाके वो प्राइमर अटैच होंगे और फिर वो चारों की एलोंगेशन हो जाएगी। तो वो जो 4 मॉलिक्यूल जो हैं जो है चारों अलग होंगे तो 8 स्ट्रैंड बन जाएंगे ना। ठीक है, तो 8 की जब एलोंगेशन होगी तो वो 8 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, अब जब 8 मॉलिक्यूल जो हैं वो दोनों फिर डिनेचरेशन होगी तो वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह ये डुप्लीकेट होते जाएंगे बार बार। ठीक है, इस तरह जो तकरीबन ये 30 साइकिल्स में जो है इसकी बिलियंस कॉपी जो है वो बना सकते हैं। तो ये सारा जो है प्रोसीजर था डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर का। इसके बाद एक स्टेप होता है फाइनल एलोंगेशन। ये साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब फॉर एग्जांपल जितने 30 या 32 या 25 या जितने भी साइकिल आप रन करना चाह रहे हैं उसके बाद जो है अगला स्टेप होता है फाइनल एलोंगेशन। ये साइकिल का हिस्सा नहीं होता। इसमें अगेन इसको जो है 70 डिग्री सेंटीग्रेड टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है और थोड़े लंबे टाइम के लिए फॉर एग्जांपल 5 टू 10 मिनट तक जो है इसको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो है वो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो सारे जितना भी उसने प्रिपेयर किया हुआ है उसको स्टडी करती है कि कहीं पे अगर कोई मिसमैच हो तो उसको वो इम्प्रूव कर लेती है। ठीक है, इसलिए ये स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसको इसमें जो गलती है वो इम्प्रूव मतलब दोबारा मिसमैच अगर है तो इम्प्रूव हो जाए, डिलीट हो के नया बन जाए, तो उसको लिए हम फिर फाइनल एलोंगेशन का जो प्रोसीजर है वो करते हैं। तो उसमें जो है 75 टू 80 सेंटीग्रेड अगेन जो है 5 से 10 मिनट के लिए देते हैं।
फिर उसके बाद जो फाइनल स्टेप है वो जो है उसको 5 डिग्री सेंटीग्रेड 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आमतौर पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो है उसके अंदर कोई मजीद तब्दीली ना आए और वो इसी टेम्परेचर पे, अब इस टेम्परेचर पे जो हम उसको रख देते हैं फॉरएवर के लिए, जितना अर्सा भी मतलब आपने इसको यूज़ नहीं करना है ताकि बाद में आप उसको उठाएं और उसको अपना जो है वो यूज़ कर लें। ये जब नेक्स्ट स्टेप उसको आपका अगले वाला हिस्सा जो है जिसमें हम जेल के बारे में पढ़ेंगे, डीएमए लैक्टोज जेल के बारे में, ठीक है, बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें जो है फिर हम आपको बताएंगे कैसे इसको रन किया जाता है जेल के अंदर, फिर जो है इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। बेसिकली अभी आपने ये किया कि आपकी पीसीआर जो है वो प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गई है, ठीक है। आपने उसको जो है वो पीसीआर मशीन ही जो है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप कोई भी कम टेम्परेचर जिस पे आप चाहते हैं कि रखा जाए तो उसको वो सेव कर लेती है और आपकी जो ट्यूब्स हैं उसके ऊपर पड़ी रहती है, क्योंकि ये 2-3 घंटे का प्रोसेस होता है, 2.5 घंटे तक का। तो आप साफ से वहाँ मशीन के ऊपर खड़े नहीं रह सकते, तो आप उसको फाइनल टेम्परेचर ये दे के, फॉर एग्जांपल अगर आप उसको लगा के शाम में ओवरनाइट जाना चाहते हैं तो आप चले जाते हैं ओवरनाइट इसको लगा के, सुबह आते हैं तो आप अपने जो सैंपल्स हैं उनको रन कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कितनी देर के लिए उसको रखना चाहते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। और सेकेंडली नेक्स्ट जो है लेक्चर वो हम जो डिफरेंट अदर्स टेक्निक्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होती हैं पॉलीमरेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो जो है या बायोटेक्नोलॉजी में, तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।